नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको सुचेतगढ़ लिए चलते हैं। सुचेतगढ़ में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 500 ग्राम हेरोइन यहां पर बरामद हुई है। ड्रोन से इस और यहां करोड़ों की ये हेरोइन की जो खेप है ये फेंकी गई है। एनसीबी ने भी इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीमा पार से ड्रोन के लिए आप देखिए किस तरह से यहाँ पर गश्त बढ़ा दी गई थी, लेकिन फिलहाल ड्रोन के जरिए ये ड्रॉपिंग हुई है। और बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर ड्रोन में अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पहले हथियारों की स्मगलिंग का काम चल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ आप देखिए किस तरह से नशे की खेप को भी आगे करने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर नशे की खेप यहाँ पर बरामद हुई है तो फिर रिसीवर कौन है और किस तरह से बड़ी परिस्थितियां यहाँ पर अब आरएसपुरा सेक्टर के अंदर बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सुचेतगढ़ से आप खबर देख रहे हैं और सुचेतगढ़ में भी सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी की ये साजिश को नाकामयाब कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस पूरी हीरोइन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है और इस मामले को लेकर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। एनसीबी ने इस सिलसिले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। आखिर ये यहाँ पर ड्रॉपिंग अगर हो रही है तो किन परिस्थितियों की वजह से आप देखिए ये हालात वहां पर बन रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ एक है कि अगर ड्रॉपिंग हो रही है तो ड्रॉपिंग के साथ साथ यहाँ रिसीवर कौन है। तो ऐसे लोगों पर गश्त लगाने की जरूरत है, कार्रवाई बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है जो यहाँ पर नशे की खेप को आगे पहुंचाने की भी फिराक में रहते हैं। तो आप साफ तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से ड्रोन से इस और ये करोड़ों रुपए की हीरोइन यहाँ जब्त की गई है, यहाँ ड्रॉप की गई। एनसीबी ने भी इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सीमा पार से ड्रोन के जरिए ये तस्करी की साजिश को नाकामयाब किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर शोपिया में अब नकली नोटों का रैकेट भी पकड़ा गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए कश्मीर के जिला शोपिया में ये बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां 79,000 की फर्जी करेंसी बरामद की गई है। और साथ ही बताते चले कि ये फेक नोट आप देखिए किस तरह से वहां पर बरामद हुए हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर फर्जी नोटों के स्रोत की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। शोपिया जिले से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने एक स्थानीय दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई की और नकली नोटों का यहां जखीरा बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 79,000 की फर्जी करेंसी बरामद की है। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन फिलहाल एक आरोपी जो पकड़ा गया है उससे छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से ये करेंसी उसके पास पहुंची। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि मोहम्मद सैयद वानी निवासी बदपोरा शोपिया का ये रहने वाला बताया गया। मोहम्मद मकबूल नायकू निवासी बोगाम शोपिया और पीरजादा अल्ताफ निवासी टुकरू बावनाथ को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है और इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये नकली नोटों का जखीरा कहां से इनके पास पहुंचा। शोपियां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जो ही शोपियां पुलिस को ये खबर जो है मौसूल हो रही है कि बटपोरा शोपियां में कुछ नकली करेंसी का जो है कारोबार चल रहा है और जो ही पुलिस उस सस्पेक्ट जगह पे गई और वहां पे सईद अहमद गुत्तू नामी एक शख्स को दर दबोचा गया। आपको मैं बता दूं सईद अहमद गुत्तू जो कि एक रिटेयर वीडियो है वही जो है इसका सरगुरु। और ये आपको बता दूं फिलहाल ये बताया जा रहा है इसके पीछे जो है बड़े जो है कोई गैंग हो सकती है। फिलहाल जो है छानबीन अभी जारी है। फिलहाल एक की गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई और अभी भी जो है कुछ लोग इसमें जो है बचे हुए हैं। गुलिस्तान के लिए मैं शायर शाद शोपियां। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साहित्य और कला से जुड़े हुए लोगों से जम्मू संभाग की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने की अपील की। जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय साहित्य संस्कृति समागम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू की साहित्यिक, सांस्कृतिक, अध्यात्म की परंपराएं हमें जाति, धर्म और सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोपरि मानने की सीख देती हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि किसी क्षेत्र की पहचान केवल आर्थिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसकी कहानियों, गीतों, लोक कलाओं और कलाकारों से भी होती है। युवाओं की यहाँ साहित्य और संस्कृति की सेवा करने, लोक परंपराओं, बोलियों और कला रूपों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में सांस्कृतिक झांकियां, पारंपरिक परिधान, हस्तशिल्प, व्यंजन, पुस्तकों की प्रदर्शनी और विभिन्न विचार विमर्श सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।
मुझे इस बात की भी बेहद प्रसन्नता है कि साहित्य संस्कृति समागम का यह मंच केवल शहरों के लेखकों और कलाकारों का मंच नहीं रह गया है, बल्कि उन आवाजों का भी ये मंच है जिन्हें अवसर कम मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ नए आइडियाज पर 2 दिन विचार विमर्श भी हो, संवाद हो, क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन संवाद से ही जन्म लेता है। मुझे बताया गया है इस उत्सव में पुस्तकों का विमोचन भी होगा। मुझे उम्मीद है कि जब अपनी सृजन यात्रा आप साझा करेंगे तो विद्यार्थियों को और यहाँ के नौजवानों को समझने का अवसर मिलेगा कि लेखन मेरा ये मानना है कि जब हम कहते हैं कि संस्कृति और साहित्य का समागम, तब उसका असली अर्थ ये होता है कि हम मिट्टी से संवाद करें और कला के विभिन्न रूपों के जरिए समाज की आत्मा को नया स्वर दें। हमारी प्राचीन संस्कृति में तो कहा भी गया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो बलंती, अर्थात उठो, जागो, श्रेष्ठ गुरु और ज्ञानियों के पास जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। हालांकि हम सब जानते हैं कि आत्मज्ञान का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग मनुष्य को सच्चे ज्ञान और आत्मिक जागृति तक पहुंचाता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि साहित्य संस्कृति समागम इस आत्मिक जागृति का भी एक सशक्त माध्यम बने। मित्रों, साथ ही साहित्य संस्कृति समागम हमें विशेष रूप से अवसर दे रहा है कि हम स्थानीय कथाओं, बोलियों और कला परंपराओं पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये सच है कि हर एक इंसान की पहचान की जड़ें वहीं से तो पोषित होती हैं। जब हम अपनी भाषा को सहेजते हैं, जब पीढ़ियां एक साथ बैठकर अपने अनुभव साझा करती हैं, तब सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत केवल अतीत नहीं रहती, बल्कि मैं मानता हूं कि वह जीवन संवाद बन जाती है। इस अर्थ में यह आयोजन केवल कला का उत्सव नहीं है, बल्कि एक संकल्प है। आज इस अवसर पर मैं महाराजा श्री रणवीर सिंह जी, बाबा जित्तो, रामनाथ शास्त्री, दाता रणपत, जनरल जोरावर सिंह, दित्तू जी, पंडित हरदत्त शास्त्री, बिशन इस्माइल पुरी, परमानंद अलमस्त और पद्मा सचदेव को भी नमन करना चाहता हूं। इन महान विभूतियों ने यहाँ के समाज को जागृत किया, साहित्य और संस्कृति को सहेजा, और इन अनेक लेखकों ने अपनी रचनाओं से पूरे समाज को स्मरण करा। तो फायर ब्रिगेड ने अभी आग को काबू पाया। अच्छा, आपके सामने हुआ है? हाँ जी, मैं यहाँ से गुजरा था, मेरे सामने ही आग लगी है। तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बावजूद इन दिनों गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, और उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह से एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं में अफरा तफरी है। और साथ ही बताते चलें कि कई स्थानों पर लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में गैस बुकिंग से जुड़े हुए नए नियम लागू किए गए, जिसके चलते उपभोक्ताओं में असमंजस की स्थिति बन गई है और डर का माहौल पैदा हो गया है। लोगों को आशंका है कि कहीं उन्हें समय पर गैस सिलेंडर ना मिल पाए तो परेशानी हो सकती है। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त गैस उपलब्ध की जा रही है। लोगों को जरूरत है, नहीं पहुंच रही है तो लोग आ रहे हैं। बुकिंग नहीं हो रही। हाँ, नहीं, बुकिंग भी हो रही, तभी तो दे रहे हैं ना। बुकिंग बगैर किसी को नहीं मिल रही है। पहले बुक करवाते हैं, फिर देते हैं। हाँ, तो कोई कमी तो नहीं दिख रही गैस की? कमी तो कमी है भी, तो सुनने वो भी पैनिक भी है ना, पर चलो ले जाओ, पता नहीं कल मिले ना मिले। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, कम लोग हैं जिनके घर में खत्म हुई होगी या कोई मजबूर हुए, तो इसलिए है। बाकी मिल रही है चीज, आज नहीं मिलेगी कल मिल जाएगी। मेरा 1.5 हफ्ते के बाद नंबर आया है, तो क्या करना। ठीक है, लोगों को यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि 25 दिन बहुत ज्यादा है,
बहुत तो बात संडे चलेगा, आपको 15-20 दिन चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। वो पर्चियों पे, यानी कॉपी पे, बिना कॉपी के कोई किसी सिलेंडर अलाउड नहीं है। और कमी भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा लोगों को थोड़ा वो पड़ गया, पता नहीं गैस मिले ना मिले, डर पड़ गया। कुछ नहीं है, जो गैस थी लोगों को दे दिया है, अब फ्री है हम। जिनके पास कॉपी नहीं है उनको नहीं दे रहे हैं। सर बिना कॉपी वाले खड़े हैं इधर, बिना कॉपी वालों को हम गैस नहीं दे रहे हैं। जो कॉपी वाले हैं उनको गैस दे रहे हैं, तो बिना कॉपी वालों को बोल रहे हैं कि आपको गैस नहीं मिलेगी, आप कॉपी लाओ, आप गैस ले लो इधर से। कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। अभी भी गैस पड़ी है, गाड़ी में पड़ी है, कमी है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिना कॉपी वाले ले रहे हैं, बिना कॉपी वाले बोल रहे हैं कि गैस दो, हम नहीं दे रहे हैं उनको, क्योंकि मना किया बिना कॉपी के कोई सिलेंडर नहीं देना है किसी को। सिलेंडर नहीं, कॉपी लेके आओ, सिलेंडर ले लो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी गैस तो मिल रही है, आराम से मिल रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो लोग ऐसे। तो रामबन जिले में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए कल 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर रामबन में आयोजित होगी और इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन के डीएसपी ट्रैफिक सज्जाद अहमद खान ने प्रेस वार्ता के दौरान लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की। उन्होंने वाहन मालिकों चालकों से कहा कि जिनके ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े हुए चालान लंबित हैं, वे निर्धारित समय पर जिला न्यायालय परिसर पहुंचकर अपने मामलों का निपटारा कराएं। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में इन मामलों को आपसी सहमति और समझौतों के माध्यम से सुलझाया जाएगा। डीएसपी ट्रैफिक ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को राहत देना है और लंबित मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने मुनक्किद की है, वो इस टॉपिक पे है कि जैसे कि आपको पता है कि कल 14 मार्च को जो है एक लोक अदालत जो है मुनक्किद की जा रही है। पिछली बार भी हमने आपसे रूबरू होकर बताया था आपको। इस बार भी जो है कल 14 तारीख को लोक अदालत होगी हमारे जो मेन कोर्ट कम्प्लेक्स रामबन में, जहाँ पे बाकी जो केसेस हैं उनके अलावा जो है वो मोटर व्हीकल्स में जिन जिन लोगों को चालान हुए हैं उनकी है कि जो काफ़ी देर से पेंडिंग चालान चल रहे हैं उनका अजाला किया जाए। और मैं ये बता दूं कि जिन लोगों के काफ़ी पुराने पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, मोटर व्हीकल में चालान चल रहे हैं, उसमें उनको ये परेशानी लाहक हो जाती है कि उन्होंने अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपनी आरसी ट्रांसफ़र करानी हो या और दूसरे जो कमर्शियल आपके पास फिटनेस हैं या परमिट्स हैं उनको जब ट्रांसफ़र कराना हो तो उनको परेशानी ये हो जाती है कि जब तक उनका एक भी चालान पेंडिंग हो तो वो जो कंसर्न आरटीओज़ हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करते या रिन्यू नहीं करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। तो लिहाजा आप सबसे जो है वो इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितने भी आपके पास पेंडिंग चालान्स हैं उनको लेके आप अपनी अपनी मुतलका जो कोर्ट कम्प्लेक्सेस हैं वहाँ जाइए। हमारे यहाँ पे रामबन में हमारा जो मेन कोर्ट कम्प्लेक्स है रामबन का, वहाँ पे कल 14 मार्च को लोक अदालत मुनक्किद की जा रही है। कृपया करके वहाँ जाइएगा और अपने जितने भी पुराने पेंडिंग चालान्स हैं उनका जो है वो डिस्पोजल करवाइएगा। तो उसके अलावा जम्मू में युवा जाट सभा ने सांप्रदायिक नेतृत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी नई कोर कमेटी की घोषणा की है। इस संबंध में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी गई कि पिछले 4 वर्षों में जमीनी स्तर पर किए जा रहे कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए संगठन का पुनर्गठन किया गया है। नई कोर कमेटी में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया, जिनमें सेवानिवृत्त सेनाधिकारी, शिक्षाविद, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। संगठन का उद्देश्य जाट बिरादरी के हितों की रक्षा करना, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना और युवाओं को नेतृत्व के लिए प्रेरित करना है। होगा जब तक है तब तक हमें भी हक चाहिए। हमारे बच्चों को बॉर्डर एरियाज में रहते हैं ज़्यादातर जट, जैसे 90% बताया बोपरा ने, तो हम क्यों नहीं लड़े अपनी लड़ाई मुद्दों पे लड़ेंगे, हक से लड़ेंगे और लेके रहेंगे हक। ये भी कोई इसमें दो शक नहीं है। जैसे बात की हमारे अपना महाराजा रंजीत सिंह की, अगर वो नहीं होते तो आज जम्मू कश्मीर नहीं होता। शायद लोगों को पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में। गुलाब सिंह महाराजा को महाराजा बनाने का श्रेय उनका ही जाता है। उस टाइम पे अगर वो चीट करते, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट होता उनका अपना,
तो शायद आज आप जो हिस्ट्री रिपीट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जो महाराजा बने आगे वो बन ही नहीं पाते। तो कहने का मुद्दा एक ही है, हक के लिए लड़ेंगे। एक फौजी होने के नाते, एक फार्मर होने के नाते लड़ना हमें आता है, लड़के रहेंगे, हक लेके रहेंगे। जो बोपा राय के जो एजेंडा है, कोर कमेटी भी जो अपना हमारा जो इंटरनल डिस्कशन होगा वो आपके पास आने वाले समय में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठुआ इकाई की यहां पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए कथित जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की एक वरिष्ठ और सम्मानित राजनीतिक हस्ती है और उन पर इस प्रकार का हमला लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करने की मांग की। उस 96 के बाद उन्होंने सारी बातों से इस रियासत को उबारा और शांति को बहाल किया। आज उसी शख्स पर जो हमेशा इस रियासत के बेहतरी के लिए और इस रियासत के भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जिन्होंने हर संभव, आज उन्हीं पर हमला। मतलब कहने का यह है कि अगर इस स्टेट को स्टेट ना रहने दिया गया, यूटी बना दिया गया, सबसे बड़ा जो मरकज़ ने हमारे साथ जो गलत किया वो सबसे बड़ा ये था कि इस रियासत को यूटी में बदला गया। और यूटी बदलने के बाद जब सरकार भी बनी तो वो लाइन आर्डर जो उन्होंने अपने हाथ में रखा, आज वो लाइन आर्डर कहाँ है? आप देखते हैं इस रियासत में जम्मू के अंदर इतने अत्याचार हो रहे हैं। कहना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जैसी महान हस्ती जो हमेशा इस रियासत के लिए जिन्होंने जान कुर्बान कर दी, उन पर हमला हुआ है, ये एक बड़ी शर्मनाक। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उधमपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन की शुरुआत धार रोड से रोष रैली के रूप में हुई, जो आगे बढ़ते हुए सलाथिया चौक पर एक सभा में तब्दील हो गई और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा में चूक पर चिंता जताई और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग को दोहराया। हमारी राष्ट्रपति है हिंदुस्तान की, मैं उनसे आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का मामला है। अगर जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा लीडर, इंटरनेशनल फिगर, जो इतना बड़ा लीडर और उसकी वो सुरक्षित नहीं है, तो हम जो छोटे छोटे लोग हैं हमारी सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए मेरी मोहतरमा राष्ट्रपति साहिबा से अपील है कि जहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए। लोगों का सम्मान होता है। जहां 10 सालों के बाद, 14 सालों के बाद इलेक्शन हुए, लोगों ने अपनी हुकूमत चुनी और हुकूमत चुनने के बाद एक सरकार वजूद में आई। एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास वो इख्तियार नहीं है। वो इख्तियार एक जो नॉमिनेटेड जो हमारे एलजी साहब हैं, वो नॉमिनेटेड हैं। यूपी से लोगों ने उनको शिकस्त दी, हराया और जहां पर हमारे मुखिया बन गए उनके हाथ में है। और मैं यही अपील करना चाहता हूं कि वो जो है लॉ एंड ऑर्डर हमारी चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए। दूसरा, जो हमारा स्टेटस है स्टेटहुड, जिसका जो हमारे महाराज हरि सिंह जी की देन थी रियासत जम्मू कश्मीर को, जो 370 के थ्रू। अखनूर के ही निर्दोष चौक पर अब देखिए झर्जर हो चुकी मुख्य सड़क अब लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। गड्ढों से भरी हुई सड़क के कारण आए दिन वाहन फिसल रहे हैं, यानी कि ये वाहन जो है वो फिसल रहे हैं और छोटे हादसे भी हो रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों का कहना है कि कई बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जिससे पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। चौक की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी यहाँ फव्वारे और एलईडी लाइटें लगाई गई थी, लेकिन रखरखाव के अभाव के कारण ये खराब पड़ी हुई है। रात के समय में अपर्याप्त रोशनी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत की मांग की। कि हर दिन जड़ा इत्थे एक्सीडेंट होआ दे लब्भा ते इस कारण नहीं है, कोई इत्थे बेइयै दिखा दा नहीं है। और जेह्ड़े दिखा दे न, एक मुड़ा जेह्ड़ा है ये फ्लाइंग आह्ला सुरिंदर कुमार, जेह्ड़े दिखदे न इत्थे एग्जैक्ट ड्यूटी दे आह्ले सुरिंदर कुमार फ्लाइंग आह्ले न,
ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥੋੜਾ ਬੱਚੇ ਸੀ ਭਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵਾ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਥੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ट्रैफिक जाम लगा दे पर दिखने वाला सब कोई नहीं है। सुनने आया कि टेंडर एरा लगी है पर अगर टेंडर लगी है जनाब तो फिर हूँ काम एरा जल्द को जल्द किते जाना चाहिए। सिर्फ फुहारे चौक की अगर गल करते हैं 2 चौक की इतने LED सड़ी पे दी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰ 2 ਚੌਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ LED ਬਾਹਰ ਟੰਗੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਫਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟੰਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਦੀ थोड़े देर। चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। Brought to you by CGC University, Mohali, with 100% placements, 1 crore rupees, highest package, 100 plus UG and PG programs. CGC University, Mohali. पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कई अफगान शहरों में की एयर स्ट्राइक, कंधार में फ्यूल डिपो को बनाया निशाना। तालिबान के प्रवक्ता का बयान, सख्त जवाबी हमले होंगे। जंग के बीच इराक में क्रैश हुआ अमेरिका का बड़ा मिलिट्री रिफ्यूलिंग प्लेन।